गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आधुनिक दुनिया के औद्योगिक ढांचे की शायद सबसे अहम कड़ी है। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, यानी जिसे हम पीआईएस भी कहते हैं, उसमें छिपी सुरक्षा और नैतिक चुनौतियां। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो सतह पर बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन असल में ये हमारी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हमारे पास मौजूद रिसर्च, आर्टिकल्स और जो केस स्टडीज हैं, उनके आधार पर आज का हमारा मिशन यही समझना है कि जो तकनीकें आज दुनिया भर के विशाल कारखानों को एक स्वचालित मशीन की तरह चला रही हैं, मतलब उनके अंदर कौन से ऐसे खतरे हैं, कौन से टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। और इन खतरों को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये पीआईएस आखिर है क्या। हाँ, तो अगर हम एक दिलचस्प उदाहरण लें, मान लीजिए अगर हम किसी आधुनिक स्मार्ट कारखाने को एक जीवित शरीर मान लें, तो ये जो पीआईएस है वो उस कारखाने का नर्वस सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम वाला नजरिया इस पूरी जटिलता को बहुत अच्छे से सामने रखता है, क्योंकि आज के समय में पीआईएस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई कंप्यूटर बस इन्वेंट्री का हिसाब रख रहा है। हाँ, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। बिल्कुल। हम आज जिस स्तर के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं उसमें शेड्यूलिंग, रियल टाइम सप्लाई चेन डेटा, एआई संचालित क्वालिटी कंट्रोल और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, ये सब एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब ये सिस्टम इतने स्मार्ट हो गए हैं कि ये खुद तय करते हैं कि कच्चे माल की अगली खेप कब आनी चाहिए। हाँ, और किस मशीन को कितना काम करना है, संसाधनों का आवंटन कैसे होगा, ये सब। लेकिन और यहीं पर बात गंभीर हो जाती है। यही इंटीग्रेशन, ये जो आपस में जुड़ा हुआ विशाल नेटवर्क है, ये एक बहुत बड़ा अटैक सरफेस भी तैयार करता है। और यहीं से हमारी चर्चा का वो रोमांचक और थोड़ा डरावना हिस्सा शुरू होता है। जब हम सुरक्षा चुनौतियों की बात करते हैं तो स्रोतों में सबसे पहला मुद्दा डेटा सुरक्षा का आता है। और ये सिर्फ किसी ग्राहक का नाम या ईमेल हैक होने जैसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ सीधे तौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। सही कहा। किसी भी बड़ी कंपनी के पीआईएस में उनके प्रोप्राइटरी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग के गुप्त फॉर्मूले और मशीनों के कैलिब्रेशन का वो सटीक डेटा मौजूद होता है जिसे विकसित करने में शायद उस कंपनी ने दशकों की रिसर्च और करोड़ों डॉलर लगाए हों। और अगर ये डेटा किसी अनधिकृत व्यक्ति या प्रतिद्वंद्वी के हाथ लग जाए तो वो रातों रात वो सफर तय कर सकता है जिसमें दशकों लगे थे। इस तरह की औद्योगिक जासूसी, या जिसे इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज कहते हैं, आज के कॉरपोरेट युद्ध का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुकी है। ये तो सच में डरावना है। मतलब एक हैकर को किसी नई कार के डिजाइन की पूरी ब्लूप्रिंट चुराने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, उसे बस रोबोटिक आर्म्स के कैलिब्रेशन की फाइल्स चाहिए और वो पूरा डिजाइन रिवर्स इंजीनियर कर सकता है। लेकिन देखिए, डेटा चोरी से भी ज्यादा विनाशकारी एक और खतरा है साइबर दुनिया में, जो सीधे तौर पर कारखाने के काम को ही ठप कर देता है। आप रैंसमवेयर और मैलवेयर हमलों की बात कर रही हैं, है ना? बिल्कुल।
आज के समय में साइबर अपराधी सिर्फ डेटा चुराते नहीं हैं, वे फिशिंग हमलों या मैलवेयर के जरिए पूरे के पूरे ऑपरेशनल नेटवर्क को इनक्रिप्ट कर देते हैं। और इसका असर किसी फैक्ट्री फ्लोर पर कैसा होता है, ये तो मैं रिसर्च में पढ़कर ही हैरान था। अचानक से सारी स्क्रीन्स लाल हो जाती हैं, असेंबली लाइन पर चल रही रोबोटिक मशीनें एक झटके में रुक जाती हैं। और सिस्टम पर एक मैसेज फ्लैश होता है कि अगर भारी फिरौती नहीं दी गई तो सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। और हाई स्पीड मैन्युफैक्चरिंग में 1 मिनट के डाउन टाइम का मतलब है लाखों डॉलर का नुकसान। कंपनी की साख तो मिट्टी में मिलती ही है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। जो आईटी सुरक्षा टीमें होती हैं, वे चाहती हैं कि सिस्टम में तुरंत नए सिक्योरिटी पैच अपडेट किए जाएं। लेकिन जो फैक्ट्री मैनेजर्स होते हैं, हाँ, उनका पूरा फोकस सिर्फ उत्पादन चालू रखने पर होता है। वे सिस्टम को रीबूट करने से कतराते हैं, क्योंकि रीबूट का मतलब है असेंबली लाइन का रुकना। इसी घर्षण का फायदा साइबर हमलावर उठाते हैं। और अगर हैकर्स मुख्य कंपनी के मजबूत नेटवर्क को सीधे नहीं भेद पाते, तो वे सप्लाई चेन के जोखिमों का फायदा उठाते हैं। आज की दुनिया में एक बड़ा कारखाना हजारों छोटे वेंडर से जुड़ा होता है। यही आज की आपस में जुड़ी हुई सप्लाई चेन की सबसे बड़ी कमजोरी है। रुकिए, ये सप्लाई चेन वाला हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा पेचीदा लगता है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी बड़े मैन्युफैक्चरर का सिस्टम इसलिए हैक हो गया क्योंकि उनके एयर कंडीशनिंग मेंटेनेंस वाले वेंडर के किसी कर्मचारी ने एक फिशिंग ईमेल पर क्लिक कर दिया था। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन क्या इसमें सारी गलती उस छोटे वेंडर की है? मेरा मतलब है, अगर कोई हैकर HVAC सिस्टम के जरिए मुख्य फैक्ट्री फ्लोर के PIS तक पहुंच पा रहा है, तो ये सीधे तौर पर उस बड़ी कंपनी की नेटवर्क सुरक्षा की विफलता है ना? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो वेंडर का एक्सेस केवल उसी सिस्टम तक होना चाहिए जिसकी उसे जरूरत है। बिल्कुल, उन्हें मुख्य सिस्टम से अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में उत्पादन को सुचारू रखने के लिए API कनेक्शंस के जरिए कई सिस्टम्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए तापमान को नियंत्रित करने वाला उसी HVAC सिस्टम को अनरियल टाइम में ये जानना होता है कि मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पर इस वक्त कितनी हीट जनरेट हो रही है। अच्छा, ताकि वो कूलिंग को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सके। बिल्कुल, इसी जरूरत के कारण दोनों नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं और साइबर हमलावर इसी डिजिटल पुल का इस्तेमाल करते हैं। वे वेंडर के कमजोर सिस्टम से घुसकर मुख्य सर्वर तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो डिजिटल दुनिया के खतरे हुए। लेकिन जो स्रोत सामग्री हमारे पास है, उसमें एक ऐसी बात भी है जिसे हम अक्सर इस हैकिंग की दुनिया में भूल जाते हैं: भौतिक सुरक्षा। हाँ, फिजिकल सिक्योरिटी, ये बहुत अहम है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई इंसान गलत इरादे से कारखाने के सर्वर रूम में घुस के सीधे नेटवर्क केबल्स को काट दे या किसी महत्वपूर्ण मशीनरी में तोड़फोड़ कर दे, तो दुनिया का कोई भी फायरवॉल काम नहीं आएगा। बिना किसी शक के ऑपरेशनल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस संगम में भौतिक सुविधाओं, उपकरणों और इंफ्रास्ट्रक्चर को अनअधिकृत प्रवेश से बचाना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितनी डिजिटल सुरक्षा। तो ये सब तो वो खतरे थे जो बाहर से आते हैं। लेकिन जब हम भौतिक सुरक्षा या सिस्टम से छेड़छाड़ की बात करते हैं, तो क्या हो जब खतरे सिस्टम के खुद के डिजाइन या कंपनी की नीतियों से पैदा हो रहे हों? यहाँ हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। तकनीकी सुरक्षा से आगे बढ़कर अब हमें उन नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण करना चाहिए जो इस अत्यधिक ऑटोमेशन से पैदा हो रही हैं। और नैतिकता की जब बात आती है, तो सबसे बड़ा सवाल वहां काम करने वाले इंसानों का होता है, यानी मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। PIS को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो उत्पादन को बढ़ाए और लागत कम करे, और इस प्रक्रिया में वो इंसानों को भी मशीनों की तरह ट्रीट करने लगता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए AI संचालित शेड्यूलिंग सिस्टम मशीनों की तरह इंसानों से भी हर वक्त उत्पादकता की उम्मीद करते हैं। एल्गोरिथम ये नहीं समझता कि इंसान को आराम की जरूरत है, वो हर खाली मिनट को डाउन टाइम मानता है। ये तकनीकी दक्षता और मानवीय संवेदना के बीच का सीधा टकराव है। जब सिस्टम हर गतिविधि को ट्रैक करता है, जैसे कोई मजदूर कितनी देर में एक पुर्जा जोड़ रहा है या वो कितनी देर के लिए अपनी जगह से हटा, तो ये एक अत्यधिक दबाव वाला माहौल बनाता है। ये नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे एक सुरक्षित काम का माहौल दें। इसका सीधा असर मजदूरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, और इसके अलावा एक और बड़ा नैतिक पहलू पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है। हाँ, प्रदूषण और संसाधनों की कमी। दाना में भारी प्रदूषण हुआ हो या बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ हो। ये बिल्कुल सही है। नैतिक उत्पादन के लिए सस्टेनेबल प्रक्रियाएं और सही वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन सिस्टम तो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना जानता है।
और इसी बात को अगर हम श्रम प्रथाओं यानी लेबर प्रैक्टिसेस की तरफ ले जाएं तो समस्या और भी गहरी हो जाती है। वो कैसे? देखिए, आज की ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी जटिल है कि कोई भी बड़ा ब्रांड आसानी से कह सकता है कि उसे नहीं पता था कि उसका कच्चा माल किसी ऐसी जगह से आ रहा है जहां बाल श्रम या जबरन मजदूरी का इस्तेमाल होता है। ओह हाँ, ये अक्सर देखा गया है। पीआईएस इन चीजों को सिर्फ डेटा पॉइंट्स के रूप में देखता है। मतलब सप्लायर एक्स ने कंपोनेंट वाई सबसे कम कीमत पर दिया। ये सिस्टम एक तरह का पर्दा डाल देता है जिससे नैतिक जिम्मेदारियों से बचना आसान हो जाता है। ये शोषण वाले तरीके संगठन की इज्जत को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम डेटा को प्रोसेस करता है, नैतिकता को नहीं। नैतिकता तय करना तो इंसानों का काम है, और इसका सबसे सीधा असर उस उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा पर पड़ता है जो अंततः उपभोक्ता तक पहुंचता है। खराब क्वालिटी या असुरक्षित प्रोडक्ट लोगों को सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि क्वालिटी कंट्रोल का डेटा ये बता रहा होता है कि किसी खास बैच में कोई छोटी सी गड़बड़ी है, लेकिन क्योंकि उस बैच को रोकने से कंपनी के तिमाही नतीजे खराब हो सकते हैं, प्रबंधन उस गड़बड़ी को नजरअंदाज करने का फैसला कर लेता है। ये लागत और उपभोक्ता की जान की सुरक्षा के बीच का एक बेहद खौफनाक चुनाव है। और जब हम इन नैतिक और सुरक्षा विफलताओं के परिणामों की बात करते हैं तो इतिहास में ऐसे कई काले पन्ने हैं जो बताते हैं कि जब इन चीजों को नजरअंदाज किया जाता है तो तबाही किस स्तर की होती है। आप उस केस स्टडी की बात करें जो हमारे स्रोतों में दी गई है। हाँ, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का जो विस्तृत विश्लेषण दिया गया है, ये भारत की भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में हुई थी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह सुरक्षा प्रोटोकॉल और कॉर्पोरेट नैतिकता का पूरी तरह से ढह जाना था। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक इतिहास का वो अध्याय है जिसे हर इंजीनियर को पढ़ाया जाना चाहिए। जो वहां हुआ वो कोई अचानक आई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वो उनके सिस्टम्स की क्रमिक और जानबूझकर की गई विफलता थी। उस समय आज जैसे डिजिटल पीआईएस तो नहीं थे। नहीं, एनालॉग सिस्टम्स थे। हाँ, लेकिन जो भी एनालॉग सिस्टम और गेज वहां मौजूद थे, उनकी चेतावनियों को पूरी तरह से अनदेखा किया गया था। जब हम उस रात की तकनीकी विफलताओं का विश्लेषण करते हैं तो रोंगटे हाय हो जाते। बिल्कुल, सुरक्षा प्रोटोकॉल की भारी कमी थी। टैंक 610 में जिसमें वो घातक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसका दबाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन मजदूरों ने उन गेज की रीडिंग पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे गेज महीनों से खराब पड़े थे और अक्सर गलत रीडिंग देते थे। इसी को अलार्म फटीग कहते हैं। हाँ, और ये आज के मॉडर्न पीआईएस में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब सिस्टम इतने सारे झूठे अलार्म देता है कि इंसान असली खतरे के अलार्म को भी इग्नोर कर देता है। और ये तो सिर्फ सूचना प्रणाली की विफलता थी। जब हम इसके नैतिक पहलू को देखते हैं, जहां खराब मेंटेनेंस और आपातकाल से निपटने की शून्य तैयारी थी, तो स्थिति और भयानक नजर आती है। मुनाफे को बढ़ाने के लिए प्रबंधन ने सीधे तौर पर इंसानी जान से खिलवाड़ किया। गैस को ठंडे तापमान पर रखना जरूरी था ना? हाँ, लेकिन पैसे बचाने के लिए उस पूरे प्लांट के रेफ्रिजरेशन यूनिट को ही बंद कर दिया गया था। जो गैस स्क्रबर सिस्टम गैस को हवा में जाने से रोक सकता था, वो मेंटेनेंस के अभाव में काम ही नहीं कर रहा था। और मैंने पढ़ा कि फ्लैट आवर के पाइप भी निकाल दिए गए थे। बिल्कुल, जिसे गैस जलाकर नष्ट करनी थी। ये एक तरह से ये तय करना था कि अगर कोई आपातकाल आता है तो बचने का कोई रास्ता ना बचे। और परिणाम क्या हुआ? इस घोर लापरवाही की कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाकर चुकाई। जो बच गए उन्हें जीवन भर की चोटें सहनी पड़ी। ये त्रासदी इस बात का सबसे बड़ा और खौफनाक प्रमाण है कि जब पीआईएस में सुरक्षा और नैतिकता को नजरअंदाज किया जाता है तो वो कितना प्रलयकारी हो सकता है। उस रात भोपाल में सिर्फ मशीनें फेल नहीं हुई थी, इंसानी नैतिकता फेल हुई थी। एकदम सटीक बात है। और आज जब हमारे पास इतने एडवांस सिस्टम्स हैं जो हर पल का डेटा एनालाइज करते हैं, तब भी अगर संगठन सुरक्षा और नैतिकता को अपने कोर का हिस्सा नहीं बनाते तो वे ऐसी ही तबाही को न्योता दे रहे हैं। तो आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो सभी स्रोतों का ये निचोड़ सामने आता है कि प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सिर्फ फैक्ट्री के ऑपरेशंस को तेज करने वाले सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं, इनमें इंसानी जान और पर्यावरण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। और ये जानकारी सिर्फ कारखानों तक सीमित नहीं है।
हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों से ये सीधे तौर पे जुड़ी है। बिल्कुल। हम जो गाड़ियां चलाते हैं, जो दवाइयां लेते हैं, वो सब इन्हीं सिस्टम से होकर गुजरती हैं। एक सुरक्षित और नैतिक पीआईएस वो है जो मानवीय संवेदनाओं को सबसे ऊपर रखे। और इसी मोड़ पर इस चर्चा के अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही नया और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़कर जाता है। कैसा सवाल? आज के इस दौर में जहां उत्पादन प्रणालियां तेजी से ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर होती जा रही हैं, क्या भविष्य में एक मशीन खुद से नैतिक फैसले ले पाएगी? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। जरा सोचिए, अगर कभी किसी पूरी तरह से स्वचालित कारखाने में आर्थिक मुनाफे और इंसानी सुरक्षा के बीच चुनाव करना पड़े, तो बिना इंसानी संवेदनाओं के एक एआई सिस्टम क्या चुनेगा? क्या वो मुनाफे को चुनेगा या इंसान की जान को? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही आज के इस गहरे सोच विचार को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।